अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है और हमने देखा था जनरली पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है जो कि एक आइडियल एनवायरनमेंट के लिए बनाई गई है और सिंप्लीफाई करती है हमारे प्रॉब्लम को। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास क्योंकि हमारे पास तो गैसेज रियल होती हैं। आइडियल गैस में तो डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स इन्फिनिट डिस्टेंसेस पे होते हैं, जो कि एग्जम्पशन है। रियल गैसेज में हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो हम वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक जो मेथड है जो हमारे पास वायरल एक्सपेंशन की फॉर्म में है। व्हाट इज़ वायरल एक्सपेंशन? एक्सपेंशन एंड सीरीज, आप सीरीज एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, बाइनॉमियल सीरीज, मैक्लैरेन सीरीज आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेशन होती हैं कि हम सीरीज़ को जब एक्सपेंड करते हैं हम एक फंक्शन को उसके वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक लीनियर सम के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हम उसकी नेगलेक्टेड टर्म भी इंक्लूड करते हैं या हम एक चीज़ को एक्यूरेट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम फिटिंग भी कहते हैं या अप्रॉक्सीमेशन। एक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना ये बिल्कुल अलग स्टडी हो जाएगी। मसलन अगर हमारे पास एक फंक्शन जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, अब उसको इसकी रियल वैल्यू यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें जितना ये उससे डिफरेंट है उसके ऊपर लेके आना चाहेंगे तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे उसकी टर्म की फॉर्म में। तो जितने ज़्यादा वेरिएबल करेंगे ये उतना, ये एक मॉडल है आपको समझाने के लिए, ये उतना ही इसके ऊपर आता जाएगा। जितनी ज़्यादा टर्म, जितनी हायर टर्म इंक्लूड करते जाएंगे मैथमेटिक्स उतना ऐड होता जाएगा। और ये फंक्शन, ये जो फंक्शन का आइडियल बिहेवियर है और ये जो हमारे पास बिहेवियर है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज ऐड करने के बाद ये उसके ऊपर आ जाएगा, लाइन के ऊपर लाइन फिटिंग हो जाएगी। और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन को हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से चीज़ों को एक्यूरेट बनाने के लिए। तो एक तो ये मेथड है कि आप हायर टर्म्स इंक्लूड करें, और हायर टर्म्स किसकी हैं? एक है एन बाई वी। वाट इज़ एन बाई वी? एन बाई वी इज़ द डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास आइडियल एनवायरनमेंट में हमने अज्यूम किया था डेंसिटी जीरो है। अब डेंसिटी जीरो होती है तो एन आर टी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म खत्म हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ फॉर आइडियल गैस। लेकिन रियल गैस में तो एन बाई वी की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। दैन वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी होता है, तो बीटा 1 बीटा 2 ये हमारे पास ऐसे कांस्टेंट हैं जो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो हम इस फंक्शन को, ठीक है, सारे फंक्शन को इसके वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहे हैं, एन बाई वी की फॉर्म में लिख रहे हैं और बीटा 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये टर्म हमारे पास इसको एक्यूरेट बनाएंगी और एक जर्नली हमारे पास इस फंक्शन को एक्यूरेट बनाएंगी, हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट देंगी। ठीक है, इसको अब अभी इसी लेवल तक करेंगे ये हम इस सीरीज़ में। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड वायरल एक्सपेंशन। वंस अगेन एक्सपेंशन हमारे पास इस्तेमाल होती है चीज़ों को एक्यूरेट बनाने के लिए, जिसमें हम एक फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं उसके वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, और हमारे पास कुछ हायर टर्म्स ऐड होती हैं, ऐसी टर्म जिनको हमने अप्रॉक्सीमेट किए करते हुए नेगलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास एक्यूरेट होती जाती हैं। सेकंड अब हम आते हैं सेकंड करेक्शन। इट वाज गिवन बाय वैंडरवाल ने जब एक्सपेरिमेंट किए रियल गैस पे, तो उसने देखा बाय यूजिंग पी वी इक्वल टू एन आर टी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहे, तो तब उसने काफ़ी काम किया और इसी काम पे उसको 1910 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया और उसने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी जिसको अभी हम देखते हैं। तो बेसिकली दो तरह की उसने करेक्शन की, हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन होती है और एक प्रेशर करेक्शन होती है। इन दोनों टर्म में उसने करेक्शन की। ये करेक्शन किस तरह से की? उसने कहा कि हमने अज्यूम किया था कि गैसेज का वॉल्यूम, जो हमने आइडियल गैस का एक पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था या 4 था, कि जो वॉल्यूम ऑफ जो गैस के अंदर जो मालिक्यूल्स, जो टोटल मालिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा या इग्नोर्ड होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एन इज़ लेस देन टोटल वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा था। उसने कहा अच्छा चलो ये बात अज्यूम करते हैं। तो हम लेट्स सपोज हमारे पास दो मालिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। जब भी दो मालिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी दो एटम्स हैं, हमने कहा था कि जितने भी मालिक्यूल्स होंगे हम उनको सिंगल पार्टिकल समझेंगे। दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, जब भी दो पार्टिकल नज़दीक आते हैं, उनके सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो जब ये पास आने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, कोलम्बिक फोर्सेस, और ये हमारे पास कोलम्बिक फोर्सेस होती हैं हमारे पास, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये कभी भी इसको ऐसे पास नहीं आने देती। इट्स जस्ट लाइक टू हार्ड बॉल कोलिजन, जैसे दो हार्ड बॉल आपस में कोलाइड करें, जैसे ये कोई भी दो बॉल आपस में कोलाइड करती हैं। ठीक है, तो ये इस डिस्टेंस डी से ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देगा उसको। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस डी आ गया। हमने पहले तो कहा था कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम है ही नहीं मालिक्यूल्स का। अभी उसने कहा ओके दो मालिक्यूल पास आते हैं और हमें ये भी पता है कि इनकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। ये वो फोर्स है स्टूडेंट जिसकी वजह से हमारी कायनात बनी हुई है। दो एटम बॉन्ड इसी फोर्स की वजह से बनाते हैं।
ठीक है, जब भी ये एक अलग टॉपिक है किस तरह दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, कम एनर्जी पे चले जाते हैं अपनी एनर्जी को लूज़ करने के बाद। खैर ये फोर्सेस इतने इंपॉर्टेंट हैं जो स्ट्रक्चर कायनात का बनाए हुए हैं, मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, और हमारे पास ये फोर्सेस अब इनको इससे पास नहीं आने देंगे। इससे पास ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उसके बाद न्यूक्लियर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन आपस में बैलेंस करती है और ये स्टेबल हैं। इससे आगे न्यूक्लियर रिपल्शन कभी भी पास नहीं आने देगी। ठीक है, तो तब ये एक हार्ड बॉल कोलिजन की तरह से होगी। और अगर एक 3 डायमेंशनल स्पेस आप सवर करें, एक वॉल्यूम के अंदर दरमियान में बॉल है, इस साइड से हार्ड बॉल, इस साइड से हर साइड से हार्ड बॉल अगर आ रही हैं, तो मैं इसको जनरली यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हर तरफ से हार्ड बॉल्स कोलाइड कर रही हैं, तो हर तरफ से हमारे पास एक डिस्टेंस d का वेक्टर है जो कि हर तरफ आपके पास कांस्टेंट है। आई डोंट वांट कि यहाँ पे इतना कम्प्लेक्स हो जाए, आपको समझना है। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से हर तरफ एक वेक्टर d है जो यहाँ से यहाँ तक के बराबर है, ये वेक्टर d। ठीक है, अब इस d वेक्टर को अज्यूम करें तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्फीयर बनाएगा। इस स्फीयर को मैं यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो इट्स जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर, एक दो एटम जो कोलाइड कर रहे हैं उनका जर्नली उनका एज अ सम एक स्फीयर वॉल्यूम होगा। वंस अगेन दो बॉल आपस में टकरा रही हैं तो एक डी वेक्टर है। अब ये डी वेक्टर से ज़्यादा जो हर तरफ से भी एटम आएगा वो उससे मजीद पास नहीं आ सकेगा। अब अज्यूम करें बॉल्स हैं, ठीक है, एक सेंटर में बॉल है, हर तरफ से कई बॉल टकरा रही हैं, इस वेक्टर डी से आगे कोई भी बॉल आगे नहीं आ सकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी वेक्टर है, इस डी वेक्टर को अगर आप डी क्यूब लें, एक क्यूब लेट इट क्यूब, तो इसका जो एक वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम हमें कंसीडर करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी इग्नोर किया हुआ। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कहा था कि आपका टोटल वॉल्यूम वी ही है, उसमें इन मालिकों का वॉल्यूम तो ऐड ही नहीं करना। तो इसने बोला वैंडर वाल ने कि आपको वॉल्यूम में कुछ ना कुछ वैल्यू जो आपने अज्यूम किया हुआ, टोटल वॉल्यूम वी नहीं आप अज्यूम कर सकते, आपको उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करना पड़ेगी। ठीक है, और कितनी वैल्यू माइनस करना पड़ेगी? जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उनमें से हर एक के लिए बी वैल्यू माइनस करना पड़ेगी। व्हाट इज बी? बी इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू अज्यूम करते हैं। आपको ये चीज़ नहीं भूलनी जो मैंने पहले बताई है कि ये जो डी वेक्टर है ये एक हेमिस्फीयर बनाएगा हर तरफ, और ये एक इमेजिनरी आपके जहन में आप एक सफ़ेयर होगी जो इस तरह से है और ये बॉल को उससे नज़दीक नहीं आने दे रही, तो एक सफेरिकल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, ये यहाँ पे आ गई, बी इज इक्वल टू 1/2 Na4/3 पाई आर क्यूब, 1/2 Na4/3 पाई आर क्यूब। अब इस इक्वेशन को समझते हैं हमारे पास। ठीक है, देखें ये कांस्टेंट बी है, और व्हाट इज 4/3 पाई डी क्यूब लिखा हुआ है। आपको यहाँ से एक फार्मूला समझ में आता होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर होता है, लाइक ये सफ़ेयर है, इसका वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैथमेटिकली आप सॉल्व कर चुके हैं। क्यूब का वॉल्यूम डी क्यूब होता है, ठीक है, सफ़ेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वहाँ पे इसका रेडियल वेक्टर है। तो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी रेडियल वेक्टर डी अज्यूम किया हुआ है, एक डी सफ़ेयर अज्यूम किया हुआ है, तो एक वॉल्यूम 4/3 पाई डी क्यूब के बराबर है हमारे पास। ठीक है, बी है आपके पास 4/3 पाई डी क्यूब मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं एक मोल में, एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए इतना वॉल्यूम 4/3 पाई डी क्यूब। अब क्योंकि ये वॉल्यूम था 2 एटम के लिए, हमें एक एटम के लिए लिखना है ताकि कल इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकें, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये बी की वैल्यू हो जाएगी फॉर अ सिंगल एटम। तो इतना वॉल्यूम बी वॉल्यूम आपको नंबर ऑफ मोल्स टाइम, क्योंकि गैस में नंबर ऑफ मोल्स हम कंसीडर करते हैं, उसमें से टोटल वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डीप कंसेप्ट था। तो अगर आपको नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा पीछे करके आप इसको समझें फिर आगे मूव करें। ठीक है, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम जो डी है जो अब आपके जहन में बन चुके, मैंने कहा आप फिर बताता हूँ, सेंटर में एक बॉल है, एक बॉल टकराई से आगे नहीं अब आ सकती, इस तरह से हर तरफ से बॉल टकरा रही हैं। अब जिस डिस्टेंस से वो आगे नहीं आ सकती उतना डिस्टेंस आपको वॉल्यूम में इंक्लूड करना पड़ेगा जो आपने पहले आइडियल केस में 0 किया हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो वॉल्यूम डी का हमारे पास बन रहा है, क्योंकि ये एक सफ़ेयर बन रहा है, मैंने कहा था एक हेमी सफ़ेयर अज्यूम करें, हर तरफ से बॉल से टकरा रही हैं, तो अब ये डी का वेक्टर हर तरफ घुमाएंगे तो एक सफ़ेयर बनेगा। ठीक है ना, तो ये सफ़ेयर का जो वॉल्यूम है ये अब हमें माइनस करना पड़ेगा। अब इस वॉल्यूम को हम सिंप्लीफाई करते हैं, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आते हैं, तो बी की वैल्यू हम निकालते हैं, ये हो गया आपके पास 4/3 पाई डी क्यूब। क्यों 4/3 पाई डी क्यूब? क्योंकि सफ़ेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, क्योंकि एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो एन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एन ए पार्टिकल के लिए इतना वॉल्यूम अज्यूम हो जाए। देन ये वॉल्यूम क्योंकि 2 एटम के लिए था, डी वेक्टर 2 एटम के लिए,
और आपको एक एक एटम के लिए कंसिडर करना है ताकि हम उसको एक पार्टिकल कंसिडर कर सकें और एन ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। तो आप सारी चीज़ को 2 से डिवाइड करेंगे, आप ये दोनों के लिए सिर्फ एक के लिए अज्यूम होगा ये वॉल्यूम, और ये अब एक्यूरेट फॉर्म में V माइनस एन वी करेक्शन हो जाएगी, वैन डर वाल करेक्शन। क्लियर? तो दिस वाज द फर्स्ट करेक्शन ऑफ वॉल्यूम करेक्शन। अब सेकंड करेक्शन की तरफ आते हैं स्टूडेंट, दैट इज द प्रेशर करेक्शन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा डीप कंसेप्ट है, ठीक है, बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है। तो हमारे पास एक जब भी कोई गैस बनती है, कोई भी मटेरियल बनता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? ये हमारे पास एटम्स का एक फ्लो होता है। आप ऐसे समझें कि एक जेल है और उसके अंदर आपने एटम फिक्स कर दिए हैं। अब एटम को हर तरफ से फोर्सेस लगा रहे हैं। ये फोर्सेस कौन कौन सी हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स हो सकती है, न्यूक्लियर रिपल्शन फोर्स हो सकती है। तो ये फोर्सेस हर तरफ से इन एटम्स को बाउंड किए हुए हैं, और ये अंडरस्टूड है, ये सब मटेरियल साइंटिस्ट समझते हैं इस बात को कि स्ट्रक्चर तभी बनता है जब हमारे पास एटम एक खास पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, उनके फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, तो स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जब ये यहाँ पे हैं तो एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट बन जाता है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, वो नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन पैदा करते हैं न्यूटन के इस लॉ के मुताबिक, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, तो ये एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम एनवायरनमेंट में है और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बनी हुई है या गैस की फॉर्मेशन बनी हुई है। अल्दो ये रैंडम मोशन में, आप पूछ सकते हैं कि रैंडम मोशन में तो होंगे, जी बिल्कुल होंगे, ठीक है, बट स्टिल नेट फोर्स की वजह से नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक वाइब्रेशन तो चलती ही रहेगी और हर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब मसला ये था, वैन डर वाल ने बोला कि जो प्रेशर आपने गैस का लिया हुआ है एनवायरनमेंट के ऊपर, पी प्रेशर यहाँ पे, उसने कहा वो एक्यूरेट नहीं है। किस तरह से एक्यूरेट नहीं है? आपने अज्यूम किया था कि गैसेस तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक उनका इंटरेक्शन है, तब तक वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसके अलावा गैसेस इन्फिनिट डिस्टेंसेस में हैं। या छोड़ें इस बात को, इसी बात पे आ जाएं कि गैसेस इक्विलिब्रियम एनवायरनमेंट में। उसने कहा जब ये इक्विलिब्रियम एनवायरनमेंट में है तो कोई नेट फोर्स ये दीवार पे नहीं लगा सकते, ठीक है। एक नेट फोर्स जो यहाँ पे लगे, ठीक है, इस सिलेंडर के यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, या इस तरफ लगे, एक नेट फोर्स जो है वो जो ये वाले आइटम है जो दरमियान में है, ठीक है, ये कोई नेट फोर्स नहीं लगा पा रहे। क्यों नहीं लगा पा रहे? ये हर तरफ से आइटम ने बाउंड किया हुआ, ये एक सी ऑफ फोर्सेस के अंदर है, समंदर का फोर्सेस का समंदर है जिसमें ये आइटम एक जेल में बाउंड है, तो नेट फोर्स नहीं लगा पा रहे। लेकिन अब एक बात देखें, जो वॉल्स के साथ आइटम मौजूद हैं, इनके तो यहाँ पे आगे से काउंटर करने के लिए आइटम नहीं है जो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आ सकें। तो यहाँ पे आगे जब आइटम नहीं है तो एक नेट एक्सेलरेशन अब यहाँ पे फील होना चाहिए, जो आपने पहले नेगलेक्ट किया हुआ था आइडियल गैस एनवायरनमेंट के अंदर। तो यही वैन डर वाल ने बात सोची, ठीक है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए, या वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लें, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है? वंस अगेन जो सेंटर में है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये कोई फोर्स नहीं लगा पा रहे। लेकिन वैन डर वाल ने ये बात सोची, उसने कहा जो वॉल्स के साथ है उनके आगे तो आइटम नहीं है जो उनको इक्विलिब्रियम में रख सकें, तो यहाँ पे फोर्स कुछ ज़्यादा लगनी चाहिए जो आपने पहले कम अज्यूम की हुई है। इस वजह से उसने कहा कि प्रेशर के अंदर एक वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगी, और ये वैल्यू कितनी ऐड करना पड़ेगी? ये वैल्यू n/v टाइम ए कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगी। वंस अगेन ए कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ये वैल्यू हम वैसे तो कैलकुलेट करते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही देखेंगे, n/v बट n/v इट्स डेंसिटी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, उतने ज़्यादा ये वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगी, या उतनी ज़्यादा फोर्सेस को आपने इग्नोर किया हुआ था जिसको अब आप ऐड करेंगे, ठीक है। वंस अगेन आपने इग्नोर किया हुआ था, आपने गैसेस को इन्फिनिट डिस्टेंस पे लिया हुआ था, आपने जो यहाँ पे ये जो नेट फोर्स लग रही है वॉल से इग्नोर किया हुआ था। अब आपको उसको ऐड करना है, कितना ऐड करना है? n/v टाइम जितनी डेंसिटी आपने इग्नोर की हुई थी। तो अब ये p प्लस ये वैल्यू ऐड करेंगे, p प्लस ए n/v स्क्वायर। तो अब ये उसने इस इक्वेशन को एक्यूरेट बना दिया। अब इसकी फॉर्म बनेगी p प्लस ए n/v स्क्वायर प्लस इंटू v माइनस n/v, दिस इज इक्वल टू n/r/t। तो ये हमारे पास वैन डर वाल करेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल करेक्शन। और ये हमारे पास अब एक आइडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है रियल गैसेस के लिए। साथ में इसका प्रॉब्लम कर लेते हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने पीछे वाले प्रॉब्लम किए हैं तो इसकी जो जनरल कैलकुलेशन है वो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो डीप पॉइंट है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जिसके ए कांस्टेंट डी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, उसका वॉल्यूम भी गिवन है, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? आइडियल इक्वेशन के थ्रू प्रेशर कैलकुलेट करना है और वैन डर वाल इक्वेशन के थ्रू प्रेशर कैलकुलेट करना है और देखना है कि क्या कोई डिफरेंस आता है या नहीं। तो आइडियल के लिए वेरी सिंपली P इज इक्वल टू n/RT/v। तो ये यूनिट अगर कोई नहीं है तो इसे आपने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड में ही लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये वैल्यू आप ऐड करेंगे n/RT/v, तो ये प्रेशर आइडियल के लिए आ जाएगा 1.8 × 10⁵ पास्कल, ठीक है।
अब आप वैंडरवाल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से मैथमेटिकली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको उसने ए की वैल्यू दी हुई है, ए एन स्क्वायर बाई वी कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपने ए एन स्क्वायर बाई वी कैलकुलेट कर ली तो आपको डायरेक्टली नहीं ऐड कर देना ये वैल्यू, या डायरेक्टली सिर्फ प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर देना आप। अब आपको वेंडर वाली इक्वेशन में जाना है, वंस अगेन सारी वैल्यूज वहाँ पर रखनी है, पी प्लस ए एन बाई वी स्क्वायर प्लस वी की जो वैल्यू है वो रखनी है, माइनस एन इंटू बी कॉन्स्टेंट, ये भी वैल्यू की मैंने ये रखनी है, इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने किसको सॉल्व करना है, ये वाई वी माइनस एन वी वैल्यू लेट्स सपोज ये वाई के बराबर आ जाती है, एन स्क्वायर बाई वी लेट्स सपोज एक्स के बराबर आ जाती है, एक जनरल इक्वेशन पी प्लस एक्स वाई, ये आपको वैल्यूज होंगी, मैंने जनरली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एन आर टी वी के बराबर है, तो आप इस पी को सेपरेट करेंगे, ये वैल्यूज वहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1.8 10⁴ पास्कल, यहाँ पे 10⁵ पास्कल। दैट इज डिफरेंस ऑफ 1.5% जो वैंडर वाल करेक्शन की वजह से हमें मिला। आप देखें 1.5% इज़ अ कंसिडरेबल करेक्शन, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर की माइक्रोस्कोपिक वैल्यू देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।